सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 सांवले सपनों की याद के बारे में बताया था। बच्चों, पार्ट 4 सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट लेखक ने उस समय लिखा था जब इस पार्ट से जुड़े हुए सालिम अली की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु पर जब उनकी शव यात्रा ले जाई गई तब उस समय लेखक के मन में जो सैलाब उभरा था, जो दुख उत्पन्न हुआ था, उस दुख को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रकट किया है। इस पाठ में उन्होंने ये बताया है कि सालिम अली जो थे वो बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर मतलब सालिम अली को पक्षियों के बारे में बहुत ही जानने का शौक था। दूसरा, इस पाठ में लेखक ये बताता है कि जो सालिम अली है उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जब उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सैलानी, मतलब जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी इस संसार से विदा हो रहा है और उसके बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, बहुत सी उसकी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं। इसलिए लेखक ने इस पाठ को सांवले सपनों की याद कहा है, क्योंकि सांवले का मतलब होता है हल्का काला, मतलब हल्का काला मतलब ऐसी कुछ यादें जो हमारे मन में धुंधली धुंधली सी हमें प्रकट होती हैं। इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा है। दूसरा, लेखक का ये मानना है कि जो सालिम अली थे कि जिस समय उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेखक कहते हैं कि अंत समय तक भी वो अपने कार्यों में लगे रहे थे, अपने कार्य में जुटे रहे थे। मतलब प्रकृति के बारे में जानना, पक्षियों के बारे में जानना, इन सब कार्यों में वो अंत तक भी लगे रहे थे। इन सब चीज़ों को देखकर ही लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे अपने अंत समय में भी उनकी इच्छाएं जो हैं अधूरी रह गई हैं। उनके कुछ कार्य और भी थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे और वो अधूरे रह गए हैं। दूसरी तरफ लेखक जो है उनकी यादों को वृंदावन की याद से जोड़ता है। वृंदावन की याद मतलब लेखक का मानना है कि जैसे हम वृंदावन में अगर हम आज भी जाएं तो वृंदावन में क्या होता है, वहाँ पर जहाँ जहाँ कृष्ण ने जैसे मटकी फोड़ी और जहाँ भी रास लीलाएं की, जिन पेड़ों की छाह में उन्होंने विश्राम किया, वो सब चीज़ें मतलब ऐसी प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वहाँ पर कृष्ण के होने का आभास होता है। मतलब ऐसा लगता है वहाँ आज भी कृष्ण भगवान रहते हैं। और जब हम वहाँ की गलियों में से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी गलियों में भीड़ में से कोई भीड़ को चीरता हुआ सामने आएगा, जैसे कृष्ण भगवान। उनको ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी सामने आ जाएंगे और बांसुरी बजाने लगेंगे और उनकी जो मोहनी धुन थी बांसुरी की, उस पर हम सब लोग मोहित हो जाएंगे। तो लेखक ऐसे ही कहता है कि कुछ ऐसे ही मतलब मिथक जो थे, मिथक होते हैं पुराने विश्वास रखने वाले, इसी प्रकार के पुराने विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनमें से एक जो मुख्य थे वो थे सालिम अली, है ना। सालिम अली के बारे में लेखक ने ये बताया कि वास्तव में उनकी जो अंतिम समय उनका आ गया था, उस समय तक भी ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखों में एक ऐसी दूरबीन चढ़ी हुई थी कि बिना आंखों पर चश्मा लगाए भी वो दूर तक प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे और हमेशा अपना जीवन उन्होंने पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित कर रखा था। तो बच्चों, एक चीज़ और इसमें लेखक ने बताई है इस पाठ में कि जो सालिम अली थे उनकी मृत्यु जो है, उन्हें कैंसर की बीमारी, लेखक कहता है कि हो सकता है उन्हें जीवन की थकान, उन्होंने क्योंकि जीवन में अनेक यात्राएं की थी, उसकी थकान और कैंसर जैसी बीमारी भी उनकी मौत का कारण हो सकती है, लेकिन फिर भी अंत समय तक भी वे हमेशा पक्षियों की देखभाल में ही लगे रहे। तो बच्चों, आगे का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं।
दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी मतलब बनाना, रचना। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब देखो, इन लाइनों में लेखक ने बताया है कि जो सालिम अली थे उन्होंने हमेशा प्रकृति का एक रहस्य जो था जानना चाहा था, और प्रकृति का रहस्य हर तरीके से वो जान चुके थे, और ये जो प्रकृति से प्राप्त ज्ञान की जो रचना थी उन्होंने अपनी मेहनत से गढ़ी थी। दूसरा लेखक कहते हैं कि इसको बनाने में उनकी जो पत्नी थी तहमीना, उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद की थी, क्योंकि तहमीना जो थी बचपन से ही, मतलब उनकी स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी थी। सहपाठी मतलब उनके साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? बच्चों, लेखक कहता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें और कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे और इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत सहायता की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने चौधरी साहब के बारे में इसमें एक बात और बताई है कि चौधरी साहब जो थे, इस पार्ट में जो चौधरी साहब जो थे वो गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और इसलिए जब उन्हें लेखक बताते हैं कि जब उन्हें साइलेंट वैली के खतरे में बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो इस बात को सुनकर वे बहुत भावुक हो गए। और लेखक कहता है कि अब ना तो सालिम अली हैं और ना ही चौधरी साहब हैं, तो इसलिए अब लेखक को ये होता है कि जब वो दोनों ही नहीं है जो प्रकृति का इतना ख्याल रखते थे, जिन्होंने प्रकृति के हर रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर रखा था, हर चीज़ के बारे में, प्रकृति को सुधारने के बारे में, पक्षियों के जीवन के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, तो लेखक कहता है आज वो दोनों नहीं है, तो अब इस भारत के नए भारत का निर्माण कौन करेगा? और जो दुर्गम और बर्फ से ढके हुए स्थानों पर जो पक्षी रहते हैं उनको बचाने का प्रयास कौन करेगा? तो बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही। धन्यवाद।